तो गैसियस स्टेट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स का कंटेनर्स का जो क्वेश्चन होता है। तो पहला जो कंटेनर है रिजिड एंड क्लोज्ड कंटेनर। ऐसे क्वेश्चन में कहेगा कि एक आइडियल गैस था जो कि रखा गया था रिजिड एंड क्लोज्ड कंटेनर में। तो कंटेनर को रिजिड एंड क्लोज्ड कह दिया तो इससे प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में क्या जानकारी मिली, यानी किसी एक कंटेनर के बारे में जानकारी दे दिया कि ऐसा कंटेनर है, तो उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं प्रेशर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, यानी कौन कांस्टेंट है और कौन कांस्टेंट नहीं है। तो यहां आज हम लोग सीखने वाले हैं। पहला है रिजिड एंड क्लोज्ड कंटेनर। जैसे ही वर्ड रिजिड देखा ना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए रिजिड का मतलब सख्त, जिसका कि वॉल्यूम चेंज नहीं करता। एक ऐसा कंटेनर जिसका कि वॉल्यूम चेंज नहीं करता उसको रिजिड कहते हैं। तो एक वर्ड है रिजिड। रिजिड कभी भी लिख दिया इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम का वैल्यू कांस्टेंट। क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब मास का ट्रांसफर नहीं होगा। क्लोज्ड का मतलब मास का ट्रांसफर नहीं होगा, अर्थात नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा। एन नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, अर्थात कंटेनर से नंबर ऑफ मोल गैस का ना तो बाहर जाएगा और ना तो अंदर आएगा, इसको कहते हैं क्लोज्ड है। यानी कभी भी रिजिड एंड क्लोज्ड कंटेनर कह दिया तो एक ऐसा कंटेनर हो गया जो कि बंद भी है और जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट भी है। यानी ऐसे कंटेनर में नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। तो कौन सा लॉ लगने वाला है भाई, सोच सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो गेलो-सॉक्स लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी से वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो प्रेशर गैस का जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। जैसे ही इस तरह के कंटेनर की बात करेगा तो वैसे ही दिमाग में आ जाना चाहिए, अरे भाई यहाँ पर तो फार्मूला हमको लगाना है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का अर्थ ये हुआ कि P/T का वैल्यू कांस्टेंट होगा। कौन सा लॉ, कैसे लॉ की बात कर रहे थे, ये कहाँ पर पढ़ते थे, ये गेलो-सॉक्स लॉ में पढ़ते थे। अर्थात P1/T1 इट इज इक्वल टू P2/T2, है कि नहीं। इसका मतलब ये भी हुआ कि प्रेशर का जो रेशियो होगा और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा ऐसे कंटेनर में बराबर होगा। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, यानी कोई नया फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसी फार्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी लॉ जो पीछे में 4 लॉ पढ़े थे, उन्हीं लॉ में से एक लॉ था गेलो-सॉक्स लॉ, जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। तो ये वाला फार्मूला लगाते थे, प्रेशर का रेशियो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होता है। यानी ऐसा कंटेनर जब भी दिखे तो इस फार्मूले को आपको लगा देना है, P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग गैस सिलेंडर। कुकिंग गैस सिलेंडर, ये जो घर में इंडियन का, भारत का सिलेंडर आता है गैस वाला, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और अगर बंद है तो नंबर ऑफ मोल गैस अगर पुट किया है उसमें तो वो भी कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं। तो कुकिंग गैस सिलेंडर उसका एक एग्जांपल हो गया। अब इसका न्यूमेरिकल किस तरह से आता है वो हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन से इस प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं। A cooking gas cylinder contains an ideal gas at 12 atm pressure and 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कुकिंग गैस सिलेंडर है। जैसे ही कुकिंग गैस सिलेंडर कह दिया तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल गैस का कांस्टेंट है। यानी इस केस में फार्मूला जो लगने वाला है वो प्रेशर का रेशियो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होगा, P2/P1 इक्वल टू T2/T1। क्वेश्चन को पढ़ते के साथ ही ये दिमाग में बल्ब जल जाना चाहिए। इट कैन विथस्टैंड मैक्सिमम प्रेशर। विथस्टैंड का मतलब सह सकता है, टोलरेट कर सकता है, सह सकता है, सहना, सह सकता है। यानी ये जो सिलेंडर है मैक्सिमम प्रेशर 18 एटमॉस्फेयर तक ही झेल सकता है। जैसे ही सिलेंडर में 18 एटमॉस्फेयर से प्रेशर ज़्यादा होगा कि एक्सप्लोड कर जाएगा, है कि नहीं। आए दिन सिलेंडर में आग लगती है और एक्सप्लोड करता है। होता क्या है, आग लगती है तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ता है। एक लिमिट है प्रेशर का जिसको कि सिलेंडर सह सकता है, विथस्टैंड कर सकता है।
और उस प्रेशर से यदि प्रेशर ज़्यादा हो गया तो सिलेंडर ब्लास्ट कर जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। यही कह रहा है कि मैक्सिमम प्रेशर वो जो सिलेंडर सह सकता है, विथ स्टैंड कर सकता है, वो 18 एटमॉस्फेयर है। अभी जो प्रेशर था 12 एटमॉस्फेयर है, लेकिन मैक्सिमम 18 एटमॉस्फेयर तक यह सह सकता है। ड्यू टू सडन फायर, अचानक से आग लग गई इन द बिल्डिंग में अचानक से आग लग गई। इट्स टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, यानी सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। जब आग लगेगी तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तो टेम्परेचर अचानक से सिलेंडर का बढ़ना शुरू हुआ। तो कहता है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, कैलकुलेट मिनिमम टेम्परेचर अबव विच इट विल एक्सप्लोड, यानी बेसिकली वह टेम्परेचर जहां पर कि मैक्सिमम प्रेशर पर पहुंच जाए, उससे थोड़ा सा भी प्रेशर ज्यादा होगा कि एक्सप्लोड कर जाएगा। यानी बेसिकली ऐसे क्वेश्चन के लिए जैसे ही देखा कि कुकिंग गैस सिलेंडर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तुरंत दिमाग में आया यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक एग्जांपल है रिजिड एंड क्लोज्ड कंटेनर का, रिजिड भी है, क्लोज्ड भी है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में फार्मूला टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा, है कि नहीं। तो कहता है कि वह टेम्परेचर बताओ जिसके ऊपर में ये फूट जाएगा, यानी T2 का वैल्यू पूछता है। T1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 27 डिग्री सेल्सियस, ये T1 हो गया। T1 का वैल्यू केल्विन में कितना, 300 केल्विन। ये 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज किए, ये तो रोज ही बताता हो। 273 डिग्री सेल्सियस, बेसिकली आप उसमें 273 ऐड करते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ोगे तो केल्विन में चेंज हो जाता है। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। तो T2 का वैल्यू हमको नहीं पता बच्चे, लेकिन T1 तो पता चल गया कि 300 केल्विन है। फाइनल प्रेशर पता है कि 18 एटमॉस्फेयर पर ये फूट जाएगा। 18 एटमॉस्फेयर मैक्सिमम जल सकता है, इससे थोड़ा सा भी प्रेशर ज़्यादा हुआ कि ये सिलेंडर फूट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। और P1 अभी का प्रेशर जो है 300 केल्विन पर क्वेश्चन में दिया है कि 12 एटमॉस्फेयर के बराबर है। यहाँ से टेम्परेचर आपने कैलकुलेट कर लिया, तो टेम्परेचर का वैल्यू आ गया। ये देखो T2 इजकल टू कैलकुलेट कर सकते हो 18 गुने 12 मल्टीप्लाइड बाई 300, कैंसिल हो जाएगा भाई, तो 450 केल्विन आया। इजी, 9 दूनी 18, या 6 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से, तो ये 3 हो गया, और ये 2, 150, 15 या 45, 450 केल्विन, ये आंसर हो गया। यानी इस टेम्परेचर तक सिलेंडर सह लेगा प्रेशर को, 18 एटमॉस्फेयर पहुंच जाएगा। इससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा, एक्सप्लोड कर जाएगा। तो क्वेश्चन का पार्ट ए हो गया, बड़ा सिंपल। क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 500 केल्विन, यानी ये जो सिलेंडर है मेल्ट कर जाएगा 500 केल्विन पर। तो विल इट मेल्ट बिफोर एक्सप्लोडिंग, तो एक्सप्लोड करने के पहले ये मेल्ट करेगा क्या, जरा देखते हैं। कितने केल्विन पर, 500 केल्विन पर इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्ट करने के लिए 500 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। और ब्लास्ट करने वाला टेम्परेचर कितना, 450 केल्विन, यानी 450 केल्विन पर ये ब्लास्ट कर गया। तो मेल्टिंग वाला टेम्परेचर अभी नहीं पहुंचा, मतलब क्या, मेल्ट करने के पहले ये एक्सप्लोड कर जाएगा। तो हम देख सकते हैं क्वेश्चन का बी पार्ट बड़ा सरल है। मेल्टिंग पॉइंट जो है MP, मेल्टिंग पॉइंट जो कि 500 केल्विन है, वो बड़ा है किससे, एक्सप्लोडिंग टेम्परेचर से। एक्सप्लोडिंग टेम्परेचर क्यों, मेल्टिंग पॉइंट है 500 केल्विन और एक्सप्लोडिंग टेम्परेचर 450 केल्विन है कि नहीं, दोनों केल्विन में। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सप्लोडिंग टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट से कम है, तो ये सिलेंडर है मेल्ट नहीं करेगा। तो आंसर हुआ नो, इट विल नॉट मेल्ट बिफोर एक्सप्लोडिंग, है कि नहीं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दूसरे टाइप के कंटेनर की बात करते हैं। एक कंटेनर का टाइप हो गया रिजिड एंड क्लोज्ड, दूसरा जो है वो नॉन रिजिड एंड क्लोज्ड कंटेनर है। नॉन रिजिड का मतलब जिसका वॉल्यूम चेंज होगा, नॉन रिजिड कह दिया, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वेज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। क्लोज्ड है,
जैसे ही क्लोज कह दिया बच्चे ना, इसका मतलब कि मोल कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। जैसे कि मान लो कि हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है, इसमें गैस रखा हुआ है और उसमें एक मूवेबल पिस्टन है जो कि मूव कर सकता है ऊपर और नीचे फ्रिक्शनलेस से। और अभी मान लिया कि मासलेस भी है, वो जो पिस्टन है सिलेंडर में लगा हुआ, मास नहीं है और फ्रिक्शन भी नहीं है। तो ये जो है शुरुआत में ये पिस्टन मूव नहीं कर रहा था, अर्थात इक्विलिब्रियम में था। तो इक्विलिब्रियम में पिस्टन हो, इसके लिए ऊपर और नीचे का जो फोर्स है बराबर, फोर्स बराबर का मतलब प्रेशर बराबर, यानी गैस के चलते जो प्रेशर होगा और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है, बाहर कौन प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर है तो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर, बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और अंदर जो प्रेशर है गैस का प्रेशर है। तो इस सिलेंडर पर ऊपर से प्रेशर और नीचे जो प्रेशर है यदि बराबर होगा तो सिलेंडर, ये जो पिस्टन है वो पिस्टन मूव नहीं करेगा, इजंट इट। यानी बेसिकली गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर गैस का, और एक्सटर्नल जो प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, लेकिन बाहर का प्रेशर तो कांस्टेंट है ना, बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जो कि कांस्टेंट है, यानी गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर और एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर जो कि कांस्टेंट है, यानी गैस का प्रेशर शुरुआत में 1 एटमॉस्फेयर के बराबर था। अब चलो मान लिया कि इसका वजन भी कुछ है, पिस्टन का वजन भी कुछ है, तो थोड़ा सा फिजिक्स लगेगा। पिस्टन का अगर वजन है तो नीचे की ओर फोर्स mg लगेगा और फोर्स चूंकि कांस्टेंट है तो उसके चलते जो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो भी कांस्टेंट होगा, इजंट इट। यानी बेसिकली बाहर का जो फोर्स है, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चलते लगे या एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पिस्टन का मास उसके चलते प्रेशर लगे, दोनों को जोड़ करके भी वो प्रेशर कांस्टेंट होगा। मतलब बाहर का प्रेशर ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी और यदि पिस्टन मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर है, अर्थात प्रेशर गैस का एक्सटर्नल, EXT का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, और एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट, इसलिए प्रेशर गैस का कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, यदि इस सिलेंडर में जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अंदर का अचानक से प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, इसको पुश करेगा ऊपर की ओर। कब तक पुश करेगा, तब तक पुश करेगा जब तक ये फिर से इक्विलिब्रियम में ना जाए, जब तक ये फिर से रुक ना जाए। यानी बेसिकली ये पिस्टन, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जो पिस्टन है ऊपर जाकर के फिर से रुक जाएगा, और ऊपर जाकर फिर से रुक गया, इसका मतलब है कि अंदर और बाहर का प्रेशर फिर से बराबर हो गया। क्वेश्चन हमेशा इक्विलिब्रियम में करते हैं, इनिशियल स्टेज पर इक्विलिब्रियम था और फाइनली टेम्परेचर बढ़ाने पर भी इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, यानी फाइनली भी प्रेशर जो है बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया, गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो गया और बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, अर्थात इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर गैस का कांस्टेंट रह गया। हम कह सकते हैं यानी बेसिकली P1 का वैल्यू P2 के बराबर रह गया, अर्थात प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट रह गया, प्रेशर गैस का कांस्टेंट रह जाता है। ऐसे केस में जबकि नॉन रिजिड कंटेनर है और क्लोज्ड है तो नंबर ऑफ मोल उसका कांस्टेंट है, गैस नहीं तो भाग रहा, ना तो इसमें आ रहा है, तो ऐसे केस में याद कर लेना है प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है। इसका एग्जांपल है सिलेंडर फिटेड विथ मूवेबल पिस्टन। तो ऐसे केस में प्रेशर कांस्टेंट हो गया और मोल तो कांस्टेंट है ही बच्चे, प्रेशर कांस्टेंट मोल कांस्टेंट। कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करता, तो हम लोगों ने पढ़ा है ऐसे केस में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। कोई नया फार्मूला थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ ढूंढ रहे हैं कि क्या कांस्टेंट इसमें है, उसके अनुसार PV इक्वल टू nRT लगा दे रहे हैं और क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जा रहा है। अर्थात ये लग जाएगा कौन सा लॉ, चार्ल्स लॉ, V/T का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, अर्थात V1/T1 इक्वल टू V2/T2। यानी कह सकते हैं कि वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होगा। ये तो पढ़ ही चुके हैं, कौन सा लॉ था, चार्ल्स लॉ था, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, ये नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के कंटेनर का एग्जाम्पल क्या है, एक तो यही एग्जाम्पल हो गया सिलेंडर जिसमें कि गैस रखा है, गैस ही पढ़ ही रहे हैं, गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं तो उसमें गैस ही होगा, और आइडियल गैस पढ़ रहे हैं तो आइडियल गैस है। सिलेंडर फिटेड विथ
मूवेबल पिस्टन, है कि नहीं? और क्या? बलून फिल्ड विथ गैस। ये जो बलून होता है थिन स्किन वाला, थिन स्किन, मोटा वाला नहीं, थिन स्किन, थिक नहीं, थिन, बहुत पतला वाला। तो ये जो बलून जो आप हवा भरते हैं, गैस भरते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, उस बलून में हवा भर के आपने टांग दिया, बर्थडे था उसको टांग दिया और बढ़िया से उसको रस्सी से बांध दिया, यानी हवा ना तो बाहर जा रहा अब ना तो अंदर आ रहा है। तो कभी कभी देखते हो कि बलून फूट गया, क्यों फूट जाता है? टेम्परेचर कमरे का यदि बढ़ेगा तो गैस का भी टेम्परेचर अंदर में बढ़ेगा, और गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। उस प्रेशर को बढ़ने के चलते गैस का वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है। कब तक बढ़ता रहेगा? तब तक बढ़ता रहेगा वॉल्यूम जब तक कि अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। यानी इनिशियली प्रेशर भी जब इक्विलिब्रियम में था बाहर के प्रेशर के बराबर था, और टेम्परेचर बढ़ने पर भी फाइनल जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो अंदर गैस का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। यानी इनिशियल और फाइनल प्रेशर बराबर है, थ्रू आउट प्रेशर बराबर नहीं है, बल्कि शुरुआत का और फाइनल प्रेशर बराबर है, P1 = P2। तो ऐसे केस में कौन सा फॉर्मूला बलून वाला इस्तेमाल कर लोगे? वॉल्यूम का जो रेशियो होगा टेम्परेचर के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, ए बलून फिल्ड विथ एन आइडियल गैस इज इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेट का मतलब उसको फुलाया गया है, उसमें हवा भरा गया है 7/8 ऑफ इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस। एक बलून है जिसमें आइडियल गैस प्रेजेंट है 27 डिग्री सेल्सियस पर, और वॉल्यूम अभी का जो है मैक्सिमम जो वॉल्यूम हो सकता है, मैक्सिमम का मतलब क्या, मैक्सिमम से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो फूट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। तो मैक्सिमम जितना वॉल्यूम हो सकता है उसका अभी जो फुलाया गया है उस बलून को वो 7/8 है। अभी जो इन्फ्लेट किया गया है वो 7/8 है, 7/8वां हिस्सा फुलाया गया है। तो कहता यह है कैलकुलेट मिनिमम टेम्परेचर एट विच इट विल बर्स्ट, एबव विच, उस टेम्परेचर तक वो नहीं फूटेगा बल्कि मैक्सिमम वॉल्यूम तक पहुंचेगा, उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा कि फूट जाएगा। यानी बेसिकली उसी मिनिमम टेम्परेचर आपको बताना है जिसके ऊपर में वो फूट जाएगा। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भाई? जैसे बलून देखा ना, बलून, तो समझ लिया कि इस बलून में नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट है ही है, तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। और क्या, बलून का अभी अभी पढ़े थे, ये नॉन रिजिड एंड क्लोज्ड कंटेनर का एग्जाम्पल है, यानी प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो तुरंत दिमाग में आया ये तो चार्ल्स लॉ है। यहां पर अभी अभी पढ़े थे कि टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो वॉल्यूम के रेशियो के बराबर होगा, V2/V1। इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है तुम्हारे पास, इसी फॉर्मूले को लगाना है भाई। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए T2 फूटने वाला टेम्परेचर आपको चाहिए जिसके ऊपर में फूट जाएगा। T1 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब T1 का वैल्यू कितना, 300 केल्विन, पुट कर दिया 300 केल्विन। अब ये कहता है कि फूटने वाला जो वॉल्यूम है जिसके ऊपर में फूट जाएगा V मैक्सिमम है, यानी V2 का वैल्यू V मैक्सिमम मान लो। इस वॉल्यूम से थोड़ा सा भी वॉल्यूम उस बलून का ज्यादा हुआ कि वो फूट जाएगा, V मैक्सिमम जिसको कह रहे हैं, V मैक्स। तो अभी जो गैस भरा है उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है 27 डिग्री सेल्सियस पर, फूटने वाला वॉल्यूम का 7/8 है। यानी बेसिकली V1 का वैल्यू कितना है, V मैक्सिमम का कितना, 7/8, ये कह रहा है। तो V मैक्सिमम आपस में कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चे आपने, T2 300 × 8, 8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2400/7 केल्विन। केल्विन में आंसर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। आपको पुट भी करना है इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में, फाइनल भी केल्विन में आएगा। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, इस सेंटेंस को तो मैं बहुत बार बोला हूं और बोलते रहूंगा। तो एक आंसर तो तुम्हारे पास ए पार्ट का आ गया।
ए पार्ट के लिए आंसर आ गया। कहता है मिनिमम टेम्परेचर बताओ जिसके ऊपर में ये फूट जाएगा। तो इतने टेम्परेचर तक ये नहीं फूटेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम यहां पर पहुंच जाएगा, यानी जितना मैक्सिमम वॉल्यूम उसका पॉसिबल है। इससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाओगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम से ज्यादा होगा और वह बलून फूट जाएगा। तो ये टेम्परेचर आंसर हुआ केल्विन में। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 273 इसमें से माइनस कर देना, डिग्री सेल्सियस में आंसर तुम्हारे पास मिल जाएगा। अब क्वेश्चन का बी पार्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है विल इट बर्स्ट एट 30 डिग्री सेल्सियस, क्या 31 डिग्री सेल्सियस पर फूटेगा कि नहीं फूटेगा। तो देखेंगे कि फूटने वाला जो टेम्परेचर है क्या दिया हुआ इस टेम्परेचर से कम है कि ज्यादा है। अगर फूटने वाला टेम्परेचर इस टेम्परेचर से ज्यादा है तो नहीं फूटेगा। मान लो कि एक बलून 50 डिग्री सेल्सियस पर फूटता है और इस कमरे का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री है, तो क्या बलून फूटेगा, नहीं फूटेगा। लेकिन इस कमरे का टेम्परेचर 60 डिग्री है तो फूटेगा कि नहीं, फूट जाएगा। 50 डिग्री पर ही फूटने वाला था, 60 है तो बहुत पहले फूट गया होगा, इजंट इट। यानी कि जो टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, गिवन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस जो दिया है, ये इसको केल्विन में चेंज कर लो, 273 इसमें जोड़ दो बच्चे, तो किस में हो गया, केल्विन में। कितना हो गया, 303 केल्विन। यानी बेसिकली कह रहा है 303 केल्विन पर फूटेगा क्या। तो देखेंगे कि 2400/7 केल्विन जो है ये फूटने वाला टेम्परेचर है, और जो दिया हुआ टेम्परेचर 303 है, तो 303 दिया हुआ टेम्परेचर फूटने वाले टेम्परेचर से कम है केल्विन। तो दिया हुआ टेम्परेचर फूटने वाले टेम्परेचर यानी बर्स्ट होने वाले टेम्परेचर से कम है तो बर्स्ट नहीं करेगा। यदि दिया हुआ टेम्परेचर बर्स्ट होने वाले टेम्परेचर से ज्यादा होता तो बर्स्ट कर जाता, सीधी सी बात है। तो आंसर क्या हुआ, नो इट विल नॉट बर्स्ट। बर्स्ट करने का मतलब फूट जाना एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो फूटने के लिए टेम्परेचर इस टेम्परेचर T2 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो बलून फूट जाएगा। अगला जो टाइप है कंटेनर का वो है रिजिड एंड ओपन कंटेनर। तो देखो शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, बताए थे। रिजिड का मतलब जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्लोज्ड का मतलब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यह है ओपन। ओपन का मतलब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं है कि नहीं। पहली बार ऐसा केस आया जिसमें कि मोल कांस्टेंट नहीं, ओपन कंटेनर है। जैसे मान लो कोई भी एक कंटेनर हमने लिया, जैसे फ्लास्क मान लिया, फ्लास्क ये जो ग्लास का फ्लास्क बना रहता है, बीकर, यही मान लो कि एक बीकर है और इसमें एक आइडियल गैस रखा हुआ है। तो बीकर ग्लास का बना हुआ है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट, रिजिड है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, है कि नहीं। और ये खुला हुआ ऊपर से ओपन है। ओपन है तो क्या मतलब, यदि आप इसको हीट करेंगे, हीट कर दिया तो गर्म होगी गैस, तो गर्म होकर के ये भागेगी ऊपर की ओर, वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ना चाहेगा वॉल्यूम तो ऊपर भागेगा। या ठंडा करोगे तो ऊपर से गैस आएगा। यानी बेसिकली ये जो गैस है अंदर भी आ सकता है और बाहर भी आ सकता है, इस कंटेनर के बाहर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है। यानी नंबर ऑफ मोल गैस का कांस्टेंट नहीं है। तो एक एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहां लिख दे रहे हैं क्या भाई, ओपन फ्लास्क हो गया या फिर बीकर, जो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, बीकर या फ्लास्क जो कि ऊपर से खुला हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल है। अब जरा सोचने वाली बात है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं है, और हिट करोगे तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसमें और क्या कांस्टेंट हो सकता है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। शुरुआत में ये गैस इक्विलिब्रियम में था, यानी गैस बाहर में नहीं जा रहा था। हमेशा कभी भी क्वेश्चन जो करते हैं इनिशियल और फाइनल स्टेट के करस्पॉन्डिंग करते हैं, जबकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल गैस का चेंज होना बंद हो गया है। यानी शुरुआत में कुछ नंबर ऑफ मोल रहा होगा, ना तो भाग रहा था ना तो आ रहा था। जब हिट करोगे तो कुछ गैस क्या होगा, भागेगा, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं है, भागेगा। कब तक भागता रहेगा, तब तक भागता रहेगा जब तक कि अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। हवा क्यों चलती है, प्रेशर के डिफरेंस के चलते।
अगर हवा नहीं चल रही तो प्रेशर का डिफरेंस जो है वो नहीं है, P1 = P2 है। बात समझ आ रही है? यानी कि शुरुआत में ये अगर गैस बाहर नहीं जा रहा था तो इसका अर्थ ये था कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर था। तो बाहर का प्रेशर अगर खुला है तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है बच्चे, 1 एटमॉस्फेयर बाहर का प्रेशर, ये तो कांस्टेंट है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। और चूंकि गैस भाग भी नहीं रहा था क्योंकि क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में करते हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर शुरुआत में बराबर था जो कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर था। और हिट किया तो गैस तब तक भागता रहा जब तक कि अंदर का प्रेशर भी बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो गया। शुरुआत में थोड़ी देर के लिए प्रेशर इंक्रीज करें, जैसे अब इसको हम अगर बंद करना चाहें, वॉल्यूम को ऊपर से हाथ रख दें तो प्रेशर क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा। लेकिन अगर हम हाथ हटा दें तो प्रेशर के चलते वो गैस क्या होगा, भागेगा, तो फिर से प्रेशर डिक्रीज करेगा। कब तक भागता रहेगा, जब तक कि फिर से बाहर और अंदर का प्रेशर बराबर ना हो जाए। अरे बाहर का प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी बेसिकली यहां पर प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया। गैस का इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और फाइनली भी चूंकि गैस का भागना रुक जाएगा जबकि बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जो कि कांस्टेंट है, यानी इनिशियल और फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जो कि कांस्टेंट रहा, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, P1 = P2, इनिशियल और फाइनल प्रेशर कांस्टेंट रहा। तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं। ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे दे जिसमें कह दिया कि रिजिड एंड ओपन कंटेनर है, या नाम ही दे दिया ओपन फ्लास्क या ओपन बिकर है, तो समझ लेना कि उसमें कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं है। तो चलो भाई यहां से इक्वेशन लिखते हैं। आइडियल गैस है, Pv = nRT इज ऑलवेज वैलिड। तो P कांस्टेंट, V कांस्टेंट, तो P और V का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है कि नहीं, लेकिन मोल कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रहे, मोल कांस्टेंट नहीं है। तो P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि N × T का वैल्यू कांस्टेंट होगा। N × T = Pv/R, P कांस्टेंट, V कांस्टेंट, R कांस्टेंट, तो N × T का वैल्यू कांस्टेंट, यही सूत्र हो गया। अर्थात N1 T1 = N2 T2, नंबर ऑफ मोल शुरुआत का, टेम्परेचर शुरुआत का, नंबर ऑफ मोल फाइनली और टेम्परेचर फाइनली। इस फार्मूले को लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन क्वेश्चन केल्विन, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, ध्यान रहे। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल पूछता है, लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन नीट में पूछ चुका है, इससे क्वेश्चन आते ही रहता है। तो इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन ओपन फ्लास्क कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या चीज देखा, पहले देखा कि ओपन फ्लास्क है, फ्लास्क ओपन है। तो ओपन फ्लास्क देखते के साथ दिमाग में आया कि यहां पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और फार्मूला जो लगने वाला बच्चा वो लगने वाला N1 T1 = N2 T2। ये सब यदि कॉन्सेप्ट याद है तो तुरंत क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाता है। इनिशियल टेम्परेचर दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस, T1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। अब कहने की जरूरत नहीं कि टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, 27 में 273 जोड़ दिया, टेम्परेचर केल्विन में आ गया। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच इट शुड बी हीटेड, अब उसको हीट किया जा रहा है सच दैट, ताकि 1/3 ऑफ एयर एस्केप्स फ्रॉम द फ्लास्क। बताया था नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट नहीं होता तो भागेगा, 1/3 गैस भाग गया, हीट किया तो 1/3 गैस जो है भाग गया। यानी बेसिकली मान लेते हैं, शुरुआत में मान लो लेट, इनिशियल N1 कह दिया, नंबर ऑफ मोल N कह लो, N कह लिया कि शुरुआत का नंबर ऑफ मोल N था या X था, या कुछ भी, एक भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि फ्रैक्शन की बात कर रहा है, फ्रैक्शन का मतलब एक में से कितना, 1 मोल भी ले सकता है। तो जो भाग गया एस्केप्ड मोल कितना कितना भाग गया, तो जितना नंबर ऑफ मोल था N1 था इनिशियल मोल, इसका 1/3 भाग गया, यानी N1/3 भाग गया। तो N1 का वैल्यू N X Y कुछ भी मान लेते हैं, तो N/3 भाग गया, N1 का वैल्यू N मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मानोगे तो आंसर सेम ही आना है। तो जो अंदर में गैस रह गया, कंटेनर में अंदर में जो गैस रह जाता, उसके चलते प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम कुछ भी होता है। यानी अंदर में जो गैस सिस्टम है अब जो बचा हुआ रह गया, उसमें हमको फार्मूला लगाना है N1 T1 = N2 T2।
यानी नंबर ऑफ मोल N2, ये जो कंटेनर में बच गया, कंटेनर में जो बच गया वही काम का है, जो भाग गया उसको भाग गया, जो बच गया भागने के बाद उसी को नंबर ऑफ मोल N2 कह रहे हैं। वो कितना होगा, लिए थे N1 मोल, भाग गया N1/3, यानी बेसिकली 2N1/3। इंटेलिजेंट बच्चा तो ऐसे ही सोच सकता है, 1/3 भाग गया तो 2/3 बच गया, 1/3 भाग गया तो 2/3 बच गया, और N1 का वैल्यू n मान रहे हैं तो 2N/3। सर ये n का वैल्यू कुछ भी मान सकते, कुछ भी मानोगे, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का मतलब एक में से कितना, यानी आप शुरुआत का मूल 1 भी मानते तो 1/3 भाग जाता तो 2/3 बच जाता। ये n का वैल्यू कुछ भी मानोगे, n कैंसिल होने वाला है। तो अब इसी फॉर्मूले को लगा देते हैं, n1 का वैल्यू n माने थे, शुरुआत का टेम्परेचर 300 केल्विन है, नंबर ऑफ मोल N2 जो गैस का बच गया वो 2N/3, 1/3 भाग गया तो 2/3 बच गया, 2N/3, और T2 हमको पता नहीं है, n ये कैंसिल हो गया, यानी टेम्परेचर का वैल्यू 900/2 450 केल्विन के बराबर आया। यानी फाइनल टेम्परेचर हम गर्म करेंगे उस फ्लास्क को तो 450 केल्विन जैसे ही पहुंचेगा कि 450 केल्विन पर 1/3 गैस जो है वो भाग जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जो है N1T1 = N2T2 लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2, एयर इज प्रेजेंट इन एन ओपन फ्लास्क। फिर से ओपन फ्लास्क, जैसे ही ओपन फ्लास्क देखा ना तुरंत दिमाग का बल्ब जल जाना चाहिए। फॉर्मूला लगाना है N1T1 = N2T2। बच्चे फॉर्मूला लगाना है N1T1 = N2T2। एयर इज प्रेजेंट इन एन ओपन फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस। हवा प्रेजेंट था। अभी हवा को कैसा गैस ले, कुछ भी मेंशन ना हो तो हम मानेंगे कोई भी गैस जो आइडियली बिहेव कर रही है, मतलब आइडियल गैस है। 27 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर तुम्हारे पास दिया हुआ है, T1 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में कितना, 300 केल्विन, 273 जोड़ेंगे। इट इज हीटेड टू 127 डिग्री सेल्सियस, हीट किया गया, यानी टेम्परेचर T2 मिल गया। 127 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना, 127 में कितना जोड़ोगे, 273, यानी कि 400 केल्विन। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर मिल गया। क्या पूछता है, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एयर विच इज केप्ट फ्रॉम द फ्लास्क। फ्रैक्शन ऑफ एयर, फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से कितना। बढ़िया समझोगे इस क्वेश्चन को फटाक से कैसे सॉल्व करें। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से कितना, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। तो शुरुआत का हम कितना मोल ले लें, कुछ भी लोगे तो आंसर सेम ही आना है, x मानोगे, y मानोगे, z मानोगे, कुछ भी मानोगे तो आंसर सेम ही आना है। लेकिन फ्रैक्शन करा, फ्रैक्शन का मतलब ही एक में से कितना है, तो शुरुआत का एक ही मोल मान लो। परसेंटेज कहता तो 100 मोल मान लेते, तो 100 के अनुसार जो आंसर होता वही परसेंटेज भाग गया, परसेंटेज बच गया, जो भी आता आंसर आ जाता। यानी कभी भी फ्रैक्शन की बात करें ना कि कितना फ्रैक्शन बच गया, कितना फ्रैक्शन भाग गया, तो मान लिया करो लेट शुरुआत का नंबर ऑफ मोल 1 मोल मान लिया। 1 मोल क्यों माना, क्योंकि फ्रैक्शन की बात कर रहा है। फ्रैक्शन का मतलब ही होता है एक में से कितना। तो N2 नंबर ऑफ मोल N2 बेसिकली कितना होगा, ये अगर मिल जाए तो N2 तो बच गया वो होता है, तो कितना बच गया तुमको पता चल गया, कितना फ्रैक्शन बच गया वो पता चल गया, तो कितना भाग गया ये भी पता चल जाएगा। यानी बेसिकली N2 यहां से अगर हम कैलकुलेट कर लें तो 1 मोल लिए थे, बचा हुआ इतना है, तो भाग कितना गया, एक में से जो भाग गया वही फ्रैक्शन भागा हुआ कहलाएगा। N1 - N2 तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। फ्रैक्शन का मतलब एक में से कितना। तो फॉर्मूला में लगाते हैं N1T1 = N2T2, है ना फॉर्मूला। ये देखो N1 का वैल्यू 1, T1 का वैल्यू 300, N2 का वैल्यू अभी पता नहीं है, और एक के अनुसार हमको देखना है कितना मोल बच गया। N2 क्या, जो नंबर ऑफ मोल गैस का बच गया, ध्यान रहे भाग गया नहीं, जो बच गया जाता है उस फॉर्मूले में आता है। टेम्परेचर T2 400 केल्विन, यानी N2 का वैल्यू मिल गया 3/4 मोल। 1 मोल लिया था, 3/4 मोल बच गया, इतना मोल कंटेनर में बच गया लेफ्ट, जो कि भागा नहीं। तो कितना फ्रैक्शन भाग गया भाई, फ्रैक्शन का मतलब एक में से कितना। सीधे क्या करो, 1 मोल लिए थे, 3/4 बच गया है, तो भाग कितना गया, 1/4। तो फ्रैक्शन लिख सकते हैं, फ्रैक्शन एस्केप्ड। ध्यान में रखना है फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से कितना।
तो सर पिछले वाला क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन की बात कर रहा था 1/4, तो शुरुआत का मोल 1 ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। 1/3 शायद बोल रहा था इसके, ये 1/3 भाग गया, यानी 1 मोल लेते तो 1/3 भाग जाता, तो 2/3 बच जाता, इजंट से। तो 1 मोल लेते तो भी आंसर आपका सेम ही आता। 1 मोल लेने से फायदा यह है कि 1 मोल में जो भागा ना वही फ्रैक्शन एस्केप्ट हो गया। फ्रैक्शन का मतलब 1 में से कितना, तो कितना भाग गया, लिया था 1, बचा हुआ है 3/4, तो भाग कितना गया 1/4, यानी फ्रैक्शन 1/4 भाग गया, 1/4 भाग गया, 3/4 बच गया, 1/4 भाग गया, यही आंसर हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसा क्वेश्चंस जो कि कनेक्टिंग कंटेनर्स का होता है। क्वेश्चन रिलेटेड विथ कनेक्टिंग कंटेनर्स, मतलब एक कंटेनर नहीं बल्कि एक से ज़्यादा कंटेनर है, आपस में कनेक्टेड है एक बहुत ही थिन पाइप से। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 2 ही लिया है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। 2 कंटेनर्स यहाँ पर हमने लिया समझने के लिए, जिसमें कि दोनों में ही आइडियल गैस है। कोई भी आइडियल गैस हो सकता है, बस उनका आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा। नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस हैं, यानी आपस में जब मिलेंगे तो उनका रिएक्शन नहीं होगा, है कि नहीं। और दोनों कंटेनर जिसमें कि गैस है उसको एक बहुत ही पतला पाइप से, थिन पाइप, ये जो पाइप है ना बहुत पतला है, थिन पाइप, जिसका कि वॉल्यूम नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, यानी गैस थोड़ा सा यहाँ चला भी गया तो मानेंगे कि गैस का वॉल्यूम इसका और इसका चेंज नहीं कर रहा। बहुत पतला पाइप होता है जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबली स्मॉल है, और बीच में एक कनेक्टर लगाया हुआ, इसको वाल्व कहते हैं, नोजल भी कहते हैं, और नोजल नट टाइप का, जिसको हम कस देंगे तो बंद हो जाएगा और खोल देंगे तो ये गैस इधर उधर जा सकता है, वाल्व कहते हैं और नोजल भी कहते हैं। और ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ये कंटेनर, ये जो कंटेनर आप देख रहे हो, दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है, 3 है तो तीनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है। नॉर्मली बल्ब लेते हैं, जो बल्ब आप लगाते हो, यहाँ जो बल्ब लगा हुआ उसका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बल्ब कह दिया तो ऐसा कंटेनर जिसका कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन है कि खोलने के पहले इसका टेम्परेचर था, प्रेशर था, वॉल्यूम था, नंबर ऑफ मोल इतना था, राइट वाले का इतना था, फिर तीनों का दे दिया, ऐसा भी हो सकता है, अगर 3 है तो तीनों का दे दिया, तो खोलने के बाद फाइनल प्रेशर कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो कनेक्टिंग कंटेनर का कैसा भी क्वेश्चन हो, 2 कॉन्सेप्ट से हमेशा ही सॉल्व हो जाता है, यानी फाइनल फॉर्मूला अगर हमको नहीं भी याद है, जो कि रटने की जरूरत भी नहीं है, सीधे 2 कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे और उन कॉन्सेप्ट से कनेक्टिंग कंटेनर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। और ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछते रहता है। अभी 1 साल पहले जेईई मेंस में एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट और इस तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे, ध्यान से सुनोगे। पहली बात कह रहा है कि जब आपने बंद किया हुआ था, ये बंद था, वाल्व बंद था, तो इसमें नंबर ऑफ मोल N1 था और इस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल N2 था, यानी ओपन करने के पहले नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 था। यदि हमने इस वाल्व को खोल दिया, इस नट को खोल दिया, तो इधर वाला गैस इधर जाएगा, इधर वाला गैस इधर जाएगा, इंटरमिक्सिंग होगा। तो इंटरमिक्सिंग जब होगा तो नंबर ऑफ मोल यहां का भी चेंज कर सकता है, यहां का भी चेंज कर सकता है। लेकिन जितना नंबर ऑफ मोल शुरुआत में था N1 प्लस N2, बाद में इंडिविजुअल कंटेनर का मोल चेंज करेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करेगा। कह रहा है कि शुरुआत का नंबर ऑफ मोल यदि N1 प्लस N2 था, अब पहले वाले कंटेनर में N1 डैश हो गया ओपन करने के बाद और N2 डैश हो गया ओपन करने के बाद दूसरे कंटेनर में, तो टोटल मोल चेंज नहीं करेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल जितना था गैस का ओपन करने के बाद जोड़ने पर टोटल मोल अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंडिविजुअल का मोल चेंज कर सकता है, इसका मोल चेंज करेगा, इसका, लेकिन समेशन चेंज नहीं करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, हवा क्यों चलती है, प्रेशर का डिफरेंस के चलते। क्वेश्चन कब करते हैं, जब इक्विलिब्रियम में होता है, जबकि हवा का चलना बंद, गैस का फ्लो इधर से उधर जाना बंद हो गया, तब न्यूमेरिकल करते हैं इक्विलिब्रियम में। तो यदि आपने इसको खोल दिया, इसका प्रेशर P1 था, इसका P2, बंद किए हुए थे, तो गैस इधर वाला नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे ही खोलेगा तो प्रेशर डिफरेंस के चलते गैस जो है इधर से उधर फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, तब तक गैस फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों कंटेनर, या 3 है तो तीनों कंटेनर, यानी सारे कंटेनर में प्रेशर बराबर ना हो जाए। ये सूत्र नहीं, महासूत्र है। यानी फाइनल प्रेशर सारे कंटेनर में ओपन करने के बाद बराबर हो जाता है।
फाइनल प्रेशर, जितने भी गैसेस हैं सबके चलते जो प्रेशर डेवलप होगा सारे कंटेनर में वो सब बराबर हो जाता है। फाइनल प्रेशर विल बी सेम इन ऑल कंटेनर्स। इन कंटेनर्स यानी कौन सा? इन ऑल कंटेनर्स आफ्टर ओपनिंग द वाल्व। ये दो कॉन्सेप्ट से ना सारा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाता है। अब इसमें हम दो केस लेंगे और उसके अलावा कोई भी केस हो, इसी दो कॉन्सेप्ट से हम फॉर्मूला बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर एक फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, बाकी किसी केस के लिए फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और इस कॉन्सेप्ट से आपका न्यूमेरिकल 100% सॉल्व हो जाता है। तो चलो भाई लेते हैं केस नंबर 1। पहला केस ऐसा ले रहे हैं जिसमें दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर में दो गैस आइडियल गैस है, आपस में उनका रिएक्शन नहीं होगा। पहले कंटेनर का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का V2 है। पहले का प्रेशर P1 है, दूसरे का P2 है। नंबर ऑफ मोल पहले में N1 है, दूसरे में N2 है खोलने के पहले, जबकि वाल्व क्लोज्ड था, है कि नहीं। पहला केस ले रहे हैं जिसमें कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, T सेम है और ओपन करने के बाद भी T सेम ही रहेगा, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है। T थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। दोनों कंटेनर या 3 है तो तीनों का, 4 है तो चारों का, हर जगह टेम्परेचर सारे कंटेनर का T ही था, सेम ही था और खोलने के बाद T ही रहेगा, यानी चेंज नहीं करेगा। तो दो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। क्या भाई? तो शुरुआत का जितना नंबर ऑफ मोल था, देखोगे सब ध्यान से, ये नहीं भूलना है, कॉन्सेप्ट नहीं भूलना है। शुरुआत का नंबर ऑफ मोल जो था, ओपन करने के बाद जो नंबर ऑफ मोल पहला में N1 डैश हो गया और N2 डैश हो गया, यानी समेशन आफ्टर ये ओपनिंग है। आफ्टर ओपनिंग जब आपने वाल्व को खोल दिया और ये बिफोर ओपनिंग था, यानी आपने यहां जो लिखा वो बिफोर ओपनिंग है। बिफोर ओपनिंग जबकि वाल्व आपने नहीं खोला था, क्लोज्ड था, तो पहला कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ मोल टोटल चेंज नहीं करता। अब नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हो? N इक्वल टू P इक्वल टू NRT से, यानी P1 V1 डिवाइड बाई RT। प्रेशर P, वॉल्यूम V, तो PV अपॉन RT, P1 V1 डिवाइड बाई RT। दूसरे कंटेनर का शुरुआत का नंबर ऑफ मोल P2 V2 एंड डिवाइड बाई RT। अब यदि आपने वाल्व को ओपन कर दिया तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो वही है, PV अपॉन RT। T तो चेंज नहीं कर रहा, R तो कांस्टेंट होता है, लेकिन फाइनल प्रेशर सारे कंटेनर में सेम है तो PF कह दिया, मतलब फाइनल टेम्परेचर। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा V1, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा, डिवाइड बाय क्या? RT। T भी चेंज नहीं कर रहा तो डिवाइड बाय RT, प्लस इस कंटेनर में भी फाइनल प्रेशर सेम रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं क्या भाई? कि ओपन करने के बाद फाइनल प्रेशर सारे कंटेनर का सेम हो जाता है, जहां पर ये जो PF है वो क्या है? फाइनल प्रेशर है। कहां पर? सारे कंटेनर में, इन ऑल कंटेनर्स। जितने कंटेनर्स हैं उसमें फाइनल जो प्रेशर है वो PF है। अब बड़ा सरल है यार इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन पूछता है फाइनल प्रेशर सारे कंटेनर में कितना होगा ओपन करने के बाद। RT 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 क्या हो गया? कैंसिल। तो फाइनल प्रेशर का एक फार्मूला हमारे पास आ गया, P1 V1 प्लस P2 V2 एंड डिवाइड बाई V1 प्लस V2, है कि नहीं। यानी कि कंटेनर 2 है तो ये फार्मूला, लेकिन अगर कंटेनर 2 से ज्यादा है, अगर 3 है तो फार्मूला क्या? P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी बेसिकली फाइनल प्रेशर के लिए मैथमेटिकली इस तरह से फार्मूला हमारे पास आ गया। ऐसे लिखते हैं PI VI का समेशन एंड डिवाइड बाई सिग्मा VI। क्या मतलब? अगर 2 कंटेनर है तो 2 बार जोड़ेंगे, सिग्मा का मतलब जोड़। 3 कंटेनर है तो 3 बार जोड़ेंगे, 4 कंटेनर है तो 4 बार इसको इस तरह से जोड़ देंगे। मान लो कि 3 कंटेनर होता तो फार्मूला क्या होता? P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। आपका फाइनल प्रेशर सारे कंटेनर में मिल जाएगा। तो इस फार्मूले को, इसको आप याद कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन इस टाइप का ही पूछता है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो टेम्परेचर यदि डिफरेंट हो तो उस तरह के केस वाला कनेक्टिंग कंटेनर के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो जरा समझते हैं। देखो कॉन्सेप्ट 2 ही लगाना है।
पहला नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करेगा टोटल, और दूसरा फाइनल प्रेशर सारे कंटेनर में ओपन करने के बाद सेम ही हो जाता है। केस दूसरा लेते हैं कनेक्टिंग कंटेनर का। देखो भाई, दो कंटेनर है, तीन भी हो सकता है, लेकिन दो ले रहे हैं बेसिक को समझने के लिए। दोनों कंटेनर में जो टेम्परेचर इस बार है वो डिफरेंट है, एक का T1 है दूसरे का T2 है। T1 इज नॉट इक्वल टू T2। और जो कंटेनर T1 पर था वो T1 पर ही रहता है ओपन करने के बाद भी, और जो कंटेनर T2 पर था वो T2 पर ही रहता है। यानी दोनों कंटेनर का टेम्परेचर डिफरेंट है, लेकिन ओरिजिनल टेम्परेचर पर ही वो मेंटेन किए जाते हैं। थर्मोस्टेट एक डिवाइस होता है जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है, यानी T1 वाला T1 पर ही रहेगा और T2 वाला T2 पर ही रहेगा ओपन करने के बाद भी। तो ऐसे के लिए क्या करेंगे सर, क्या फाइनल फार्मूला जो आएगा उसको रट लेंगे? बिल्कुल नहीं, रटोगे तो सब भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट याद रखोगे। क्या भाई? कॉन्सेप्ट पहला, टोटल नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करेगा, यानी शुरुआत में जितना नंबर ऑफ मोल लिए थे N1 प्लस N2, ये ओपन करने के बाद पहला में N1 डैश हो गया और दूसरे में N2 डैश हो गया। समेशन सेम रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मोल अनचेंज रहेगा। इंडिविजुअल का नंबर ऑफ मोल चेंज करेगा लेकिन टोटल नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करेगा। एकदम पहला वाला ही फॉर्मूला लिखे। दूसरा कॉन्सेप्ट, फाइनल प्रेशर ओपन करने के बाद सारे कंटेनर में बराबर हो जाता है। अब नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो? P1 V1 डिवाइड बाई RT ऐसे लिखेंगे, लेकिन टेम्परेचर इसका T1 है। N2 कैसे निकालोगे? P2 V2 डिवाइड बाई RT2। नंबर ऑफ मोल अब ओपन करने के बाद N1 डैश, तो फाइनल प्रेशर हर जगह बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम तो V1 ही रहा और T1 T1 ही रहा, टेम्परेचर T1 का T1 ही, ऐसा कह रहा है एक कंडीशन जिसमें कि T1 T1 ही पर है और T2 T2 पर ही है। प्लस फाइनल प्रेशर वॉल्यूम V2 ही रहेगा एंड RT2। ये PF क्या अभी बताए थे, PF इज फाइनल प्रेशर, सारे कंटेनर में बराबर होगा। तो क्या इस फार्मूला को जो हमारे पास ये RR क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या इस फार्मूला को हमसे रट लें? रटने की जरूरत नहीं है। यहां से जो भी पैरामीटर है दिया हुआ रहेगा, जो फाइनल पैरामीटर है उसको हम निकाल सकते हैं। यानी बेसिकली PF को हम अगर कॉमन ले लें तो यहां से आ गया V1 अपॉन T1, वो आ जाएगा प्लस V2 अपॉन T2। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, और ये आ गया P1 V1 डिवाइड बाई T1 एंड प्लस P2 V2 डिवाइड बाई T2। ये फाइनल प्रेशर यहाँ से मिल जाएगा। क्या इस सर इस फार्मूले को याद कर ले, रट ले? नहीं भाई, रटोगे तो भूल जाओगे। सिंपल दो इक्वेशन लिखोगे फटाक से तुम्हारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके। है कि नहीं? आसान है। जहां पर PF क्या है, फाइनल प्रेशर, यही आपको कैलकुलेट करना है। फाइनल प्रेशर सारे ही कंटेनर में बराबर होगा। अगर तीसरे केस की बात करें जो कि हम लिख नहीं रहे, सोच सकते हो, T1 वाला टेम्परेचर T3 हो जाए और T2 वाला टेम्परेचर ओपन करने के बाद T4 हो जाए, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट वही इस्तेमाल करेंगे। यहां T1 रहेगा, ये T2, T1 वाला T3 यहां कर देंगे और T2 वाला यहां T4 कर देंगे, टेम्परेचर केल्विन में चेंज कर देंगे और इसी फार्मूले से ऐसा लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। यानी कॉन्सेप्ट अगर याद है तो फार्मूला हम तुरंत बना सकते हैं, उस फाइनल फार्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। तो पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल से। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि दो पार्ट है, कैलकुलेट फाइनल प्रेशर इन ऑल कंटेनर्स आफ्टर ओपनिंग द वाल्व। पहला क्वेश्चन में 3 कंटेनर दिया हुआ है, तीनों में गैस है, डिफरेंट गैसेस है, लेकिन आइडियली बिहेव करता है, तीनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। मानना यह भी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, T का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा। शुरुआत में भी सबका टेम्परेचर T था और खोलने के बाद भी T ही रहेगा, लिख दिया T कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर के बारे में कहीं मेंशन ना करें तो भी हम मानते हैं बाय डिफॉल्ट T का वैल्यू कांस्टेंट है। हीलियम है, O2 है, N2 है, प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया, प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया, प्रेशर दिया, वॉल्यूम, यानी पहला वाला केस हो गया। फाइनल प्रेशर पूछता है ओपन करने के बाद, तो इसके लिए फार्मूला था ना, क्या फार्मूला? P1 V1 प्लस P2 V2। 3 गैस है तो 3 बार, 2 रहता तो 2 बार, 3 गैस है, 3 कंटेनर है तो 3 बार, P3 V3 तक। अगर चौथा भी रहता तो P4 V4 होता, एंड डिवाइड बाय क्या? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, सीधे सीधे फार्मूला में पुट करो और आंसर आ जाता है। तो ये P1 हो गया, V1 हो गया, P2 हो गया, V2 हो गया, P3 और V3 हो गया, यानी 2 गुने 5 प्लस 4 गुने 10 प्लस 10 गुने 20 एंड बटा 5 V1
प्लस V2 प्लस V3 प्लस 10 प्लस 20, सीधे सीधे फॉर्मूला में पुट कर दो, ये 50/7 एटमॉस्फेयर कट पिट करके आंसर तुम्हारे पास मिल जाएगा, है ना। 5 दूना 10, ये 10, 10 का 40, 10 50, और वो हो गया 200, 250, तो 250/35 है कि नहीं, तो 50/7 एटमॉस्फेयर, ये आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन। दूसरे में ये कंटेनर का साइज कभी रेक्टेंगुलर कभी बल्ब टाइप का कैसे कर देगा, उससे कोई मतलब नहीं है, जिसका कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये 10 लीटर का है, ये 20 लीटर का है। इस क्वेश्चन में 2 ही कंटेनर है, लेकिन दूसरा वाला जो कंटेनर है उसमें पहले से कोई गैस था ही नहीं, इवैक्यूएटेड था, एम्प्टी था। एम्प्टी का मतलब क्या, यानी वैक्यूम था, उसमें कोई गैस मौजूद नहीं था, लेकिन वॉल्यूम था, गैस नहीं था। टी कांस्टेंट ही है, फिर भी यही फॉर्मूला देखो लगा देते हैं, केस वही है, बस गैस नहीं है। अरे गैस नहीं है तो पीवी का वैल्यू 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ही नहीं है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पीवी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, गैस ही नहीं है तो प्रेशर 0, या पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन का वैल्यू 0 तो पीवी का वैल्यू 0। कौन सा फॉर्मूला, P1 V1 प्लस P2 V2 एंड डिवाइड बाई V1 प्लस V2। अब ये P2 V2 इसके लिए लगा रहे हैं, तो इसका वैल्यू 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी, गैस ही नहीं है, एम्प्टी है, तो ये वाला वैल्यू 0 हो गया, सीधी सी बात है। तो फार्मूला रिड्यूस होकर हो जाता है P1 V1 एंड डिवाइड बाई V1 प्लस V2। P1 V1 5 गुने 10 एंड V1 प्लस V2 10 प्लस 20 है कि नहीं, यानी 10 × 50/30, यानी कि आ गया 5/3 एटमॉस्फेयर, ये आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी दूसरा वाला टाइप का बहुत पूछता है और बड़ा आसान होता है। बस क्या करना है, फार्मूला वही लगाना है, बस एम्प्टी या इवैक्यूएटेड वेसल में पीवी का वैल्यू 0 पुट कर देना है और आंसर तुम्हारे पास। वॉल्यूम 0, V2 0 मत कर देना, वॉल्यूम तो कुछ है ही है, पीवी का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, मोल ही नहीं है तो एन का वैल्यू 0। कनेक्टिंग कंटेनर का दूसरा जो क्वेश्चन है, इसके लिए कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, बल्कि कॉन्सेप्ट याद रखना है। कहता है कि शुरुआत में इनिशियली 2 कंटेनर थे, एक में हीलियम था, दूसरे में N2, और दोनों में जो गैस लिया गया था दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया और टेम्परेचर डिफरेंट है, ये T1 है, ये T2 है, ऐसा इनिशियली था, और वाल्व क्लोज्ड था। अब क्या कहता है, कैलकुलेट पीएफ, पीएफ का मतलब फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर सारे कंटेनर में क्या होगा, बराबर होगा, ये कैलकुलेट करना है। यदि फर्स्ट वेसल इज केप्ट इन आइस बाथ, यानी यदि हम कह दें ये T1 था, ये T2 था, तो पहले कंटेनर को आइस बाथ में रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस, अर्थात पहला कंटेनर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये T3 कह दो, पहला कंटेनर T1 से लेकर, सॉरी ये T1 कह दो, तो T1 से T3 हो गया। एंड सेकेंड कंटेनर वाज पुट इन अ स्टीम बाथ, है कि नहीं, यानी सेकेंड कंटेनर इन स्टीम बाथ का मतलब जहां पर कि टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री, यानी बेसिकली सेकेंड कंटेनर का फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया T4। यही सिखा रहे थे, पहले कंटेनर का टेम्परेचर दूसरे से डिफरेंट था शुरुआत में, और पहला कंटेनर का जो टेम्परेचर शुरुआत में था फाइनल टेम्परेचर से डिफरेंट है, और दूसरे कंटेनर का भी टेम्परेचर शुरुआत का था फाइनल टेम्परेचर से डिफरेंट है। अब क्या करोगे, कोई फार्मूला काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करेगा, यानी N1 प्लस N2 शुरुआत का नंबर ऑफ मोल और फाइनल नंबर ऑफ मोल N1 डैश प्लस N2 डैश हो गया आफ्टर ओपनिंग। और इस शुरुआत का जो कॉन्सेप्ट शुरुआत में पढ़ाए थे उसको बार बार देखना है। शुरुआत का नंबर ऑफ मोल के लिए क्या फार्मूला, तो P1 V1 डिवाइड बाई RT1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई RT2 नंबर ऑफ मोल के लिए, N2 के लिए। फाइनल प्रेशर खोलने के बाद, ये ओपन करने के बाद, आफ्टर ओपनिंग है ये, आफ्टर ओपनिंग, क्या ओपनिंग, वाल्व को खोल दिया, नट को खोल दिया, तब तो फाइनल प्रेशर हर जगह सेम हो जाएगा। तो PF V1 प्लस PF V2 एंड सबके लिए अलग अलग लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे तो डिवाइड बाई R। अब टेम्परेचर T1 से T3 हो गया, और इसका जो टेम्परेचर है R T2 से T4 हो गया, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, पहले कंटेनर का भी चेंज कर गया और दूसरे का भी चेंज कर गया। और इस कॉन्सेप्ट से बाकी सब चीज़ तुमको पता है, आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी हर चीज़ पता है। टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन, तो पुट करेंगे
P1 का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना 5 लीटर, T1 का वैल्यू 27 डिग्री का मतलब 300 केल्विन, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। P2 का वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम 10 लीटर, डिवाइड बाई आर तो कैंसिल हो गया, टेम्परेचर T2 127 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ो तो 400 केल्विन, टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। फाइनल प्रेशर यही कैलकुलेट करना है, कॉमन ले लो, V1 5 लीटर तो 5/T3, यानी फाइनल टेम्परेचर इस कंटेनर का आइस बात में रखा था तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में। V2 10 लीटर और T4 कितना हो गया स्टीम बात में, यानी 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 में 273 जोड़ोगे तो 373। यहां से हम फाइनल प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, गुना भाग कर लेंगे, उतना आप कर सकते हैं, इतना एटमॉस्फेयर आपका आंसर आ जाएगा। यानी बेसिकली कैसा भी क्वेश्चन रहे, किस तरह का भी कंटेनर हो, कनेक्टिंग कंटेनर का किस तरह का भी हो, कैसा भी केस हो, चाहे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे नहीं रहे, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं करेगा और फाइनल प्रेशर सारे ही कंटेनर में बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं।